अगर आप आज कोई इंडियन या जर्मन कार खरीद के लाते हैं और अगले 5 साल बाद उसे सेकंड हैंड कार मार्केट में बेचने जाएंगे तो शायद आपको उस कार की सिर्फ 30 से 35% तक का ही मैक्सिमम रिटर्न रीसेल वैल्यू मिल सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर आप कोई जापानीज ब्रांड का कार लेते हैं और अगले 5 से 6 साल बाद भी अगर आप उसे सेल करने सेकंड हैंड कार मार्केट जाते हैं तो भी आपको 45 to 50% तक की रीसेल वैल्यू बड़ा ही आसानी से मिल जाती है, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड और वर्थ है, क्योंकि आप 5 से 6 साल में अच्छे खासे गाड़ी को चला भी लेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों और कैसे जापानीज कार की रीसेल वैल्यू पूरे वर्ल्ड वाइड इतना अच्छा होती है या इतना बेहतरीन होती है, इसके पीछे का क्या सीक्रेट है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों जापानीज ब्रांड के गाड़ियों के जैसे और किसी भी दूसरे देश के ब्रांड्स के गाड़ियां नहीं बना पाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें जापानीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इंजीनियर्स के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जापानीज इंजीनियर्स ने ऐसे क्या किया है जिस वजह से जापानीज कार्स की रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा हाई होती है। देखिए, इंडिया और बाकी देशों की तरह ही इनिशियली जापानीज ऑटोमेकर्स भी यूरोपियन और अमेरिकन ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करके गाड़ियां बनाया करते थे, जैसे कि निसान मोटर्स ऑस्टिन रोवर्स के साथ, और वैसे ही टोयोटा मोटर्स क्राइसलर एयरफ्लो के साथ उस समय पर मिलकर गाड़ियां बनाया करते थे, जिसमें यूरोपियन ऑटोमेकर्स जापानीज कंपनीज के लिए इंजन बनाने का काम करते थे, यानी कि ये जापानीज मैन्युफैक्चरर को इंजन सप्लाई करते थे। और शुरुआती टाइम पर जापानीज ऑटोमेकर्स कंपनीज यूरोप के अंदर ऐसा ही ऑपरेट करते थे। इसी पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने कई सारे फेमस गाड़ियां भी बनाई जो बहुत ही ज्यादा सेल हुई थी। लेकिन कुछ दशक यूरोपियन कंपनीज के साथ काम करने के बाद सभी जापानीज ऑटोमेकर्स को ये चीज समझ आ गई थी कि अगर उन्हें दुनिया में अपना अलग वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाना है तो हमें यूरोपियन कंपनी से अपना डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी या कम करनी होगी, और हमें सेल्फ डिपेंडेंस होना पड़ेगा। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसमें जापान भी कूद गया था, जिसमें जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में भारी नुकसान सहना पड़ा था, क्योंकि इनके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। इसी के बाद जापानीज ऑटोमेकर्स ने अपने देश के हालात को देखते हुए जापानीज ऑटोमोटिव सेक्टर को बढ़ाने की सोची, और उन्होंने इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भारी पैसे खर्च किए और उन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जो उन्होंने यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ काम करके सीखी थी। और इस R&D में जापानीज इंजीनियर्स ने हर चीज को जाना, गाड़ी के एडवांस इंजन, बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर लोगों के साइकोलॉजी तक उन्होंने स्टडी किया था, जिसे जापानीज इंजीनियर्स ने अलग अलग पश्चिमी देशों में हर ऑटोमोटिव सेक्टर में रिसर्च एंड एनालिसिस की थी। और फाइनली इतने सारे हार्डवर्क और पैसे खर्च करने के बाद 1960 से लेकर 1990s तक जापान के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए गोल्डन टाइम बन गया था, जिस समय पर जापानीज इंजीनियर्स ने हर चीज को टॉप नॉच बनाया। और उसी समय से जापान दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के रूप में जाना जाता है, जो जापान आज भी है, चाहे आप किसी भी एक्सपेक्ट से देख लें, इंजन, टेक, सेफ्टी, सेल्स या आफ्टर सेल सर्विस, हर मामले में जापान आज के समय पे काफी बेहतर है। ये तो था जापानीज ऑटोमोटिव और उसके इंजीनियर्स के हिस्ट्री। अब बात करते हैं जापानीज कार के रीसेल वैल्यू के ऊपर कि इनके कार की रीसेल वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई कैसे होती है, इसके पीछे का क्या फैक्ट है जिस वजह से जापानीज कार्स इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू देती है। पहले तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि हर कंपनीज या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की अलग अलग क्वालिटीज होती है, जैसे कि एक बायर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट या नीड्स होती है। यूरोपियन ऑटोमेकर्स किसी अलग चीज में मास्टर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन ऑटोमेकर्स किसी और चीज में। ठीक उसी प्रकार जापानीज ऑटोमेकर्स भी किसी और दूसरी चीज में स्पेशल हैं, और ये स्पेशलिटी उन्होंने कई सालों का मेहनत से बनाई हुई है या हासिल की है। तो जापानीज कार मेकर भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है अपनी यूनिक स्पेशलिटी ऑफ इंजीनियरिंग की वजह से, जिन्हें हम आज आगे डिस्कस करेंगे या हम इस वीडियो में उन्हें जानेंगे। आज के समय में भी अगर कोई अच्छी कंडीशन में पुरानी गाड़ी रोड पर दिखेगी तो सिर्फ जापानीज कार ही दिखेगी, और 90% चांस है। सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि होम अप्लायंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी आपको अच्छी और रनिंग कंडीशन में मिल जाएगी, क्योंकि जापान और वहाँ के इंजीनियर्स जाने ही जाते हैं बेस्ट रिलायबिलिटी के लिए, जो पूरी दुनिया में फेमस है। जापानीज कार बहुत ही रिलायबल और ड्यूरेबल होते हैं, जो लंबे समय तक टिकते हैं बिना किसी प्रकार के मेजर प्रॉब्लम्स के, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया के अधिकतर ब्रांड्स की कार मैक्सिमम 10 साल तक और 2,50,000 किलोमीटर तक की ही लाइफ होती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापानीज कार 15 से 20 साल तक और अप टू 7 लाख किलोमीटर तक की लाइफ के साथ आते हैं, जो बहुत ज्यादा है।
एक तरफ यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स की कार्स बड़े और पावरफुल इंजन के साथ आती है, वहीं दूसरी तरफ जापानीज ऑटोमेकर अपने गाड़ियों में छोटे इंजन और ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट इंजन के साथ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिससे कि गाड़ी की इंजन रिलायबिलिटी भी बरकरार रहे और साथ ही फ्यूल इफिशिएंसी के साथ गाड़ी के इंजन से डिसेंट परफॉर्मेंस भी मिले। क्योंकि अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड में हमें पावर से ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी चाहिए होती है, जो यूरोपियन कार्स में लोगों को नहीं मिलते हैं, बिकॉज यूरोपियन कंपनीज परफॉर्मेंस में ज्यादा ध्यान देती है इंस्टेड ऑफ माइलेज। और यही वजह है कि लोग यूज्ड कार मार्केट में भी जापानीज कार को ज्यादा वैल्यू देते हैं देन यूरोपियन कार्स, क्योंकि लोगों को पता है कि जापानीज कार उनका फ्यूल कॉस्ट बचाने वाली है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि हाथी को खरीदना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसे पालना बड़ी बात है। जैसे कि मैंने पिछले 2 पॉइंट्स में बताया कि जापानीज ऑटोमेकर अपने गाड़ियों में छोटी इंजन्स ऑफर करते हैं, बिकॉज उनका मेन फोकस इंजन रिलायबिलिटी प्लस माइलेज के ऊपर ज्यादा रहता है, ना कि पावर प्लस परफॉर्मेंस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ जापानीज मैन्युफैक्चरर्स के इंजन बाकी यूरोपियन ब्रांड्स के हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, यानी कि जापानीज इंजन थोड़ी सी सिंपल होती है, जिस वजह से मैकेनिक को इसे सर्विस करना आसान होती है, जिस कारण से जापानीज कार को मेंटेन करना ज्यादा इजी हो जाती है और सस्ती भी होती है। और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट ज्यादा हो, जिस वजह से भी यूज्ड कार मार्केट में अगेन ज्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है जापानीज कार को, क्योंकि इसे खरीदने वाला बायर अच्छी कीमत देने को हमेशा तैयार होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे जापानीज कार में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना होगा, बाद में ये उतना सर्विस कॉस्ट मांगेगी नहीं या इतना मेंटेनेंस नहीं मांगेगी। एक गाड़ी की रिलायबिलिटी कई सारे चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें ब्रांड की तरफ से गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स शोरूम पर जल्दी और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी में अवेलेबल कराना भी शामिल है, जिससे कि अगर किसी पर्सन की गाड़ी में किसी भी प्रकार का स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो उसे किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई ज्यादा सोचना ना पड़े और विद इन सम डेज उसे पर्टिकुलर पार्ट्स मिल जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जापानीज ब्रांड्स के गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी काफी अच्छी होती है, यानी ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ता है, उसी के साथ थोड़ी सी चीप यानी कि सस्ती भी होती है, तो बदलने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आती है, क्योंकि मोस्टली पार्ट्स लोकली कंट्रीज के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, जबकि कई यूरोपियन ब्रांड्स की कारों की पार्ट्स लोगों को बाहर के कंट्रीज से इम्पोर्ट कराना पड़ता है, जो काफी एक्सपेंसिव पड़ती है। और इन सब चीजों की वजह से भी लोग जापानीज कार को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिससे कि ऑब्वियसली रीसेल वैल्यू हाई होती है। ब्रांड चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का हो, लोग गाड़ी उसी ब्रांड से खरीदना पसंद करते हैं जिस कंपनी से लोगों को अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, ना कि एक ऐसे ब्रांड से जो गाड़ी बेचने के बाद उस कस्टमर को ही भूल जाती है। लेकिन जापानीज कंपनीज हमेशा से आफ्टर सेल सर्विस के मामले में काफी अच्छी रही है, और यही वजह है जिस वजह से जापानीज कंपनीज ने पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर को डोमिनेट करके रखी है। और कहीं न कहीं यूज्ड कार मार्केट में भी जापानीज ब्रांड के हाई वैल्यू के पीछे ये एक कारण बनती ही है। कौन सी ब्रांड की गाड़ी कितने बिकेगी ये डिपेंड करती है कि उस ब्रांड की रीच कितनी तक है। देश के कितने बड़े और छोटे शहरों में उस ब्रांड की शोरूम्स और सर्विस सेंटर खुले हैं। मारुति सुजुकी हमारे देश में सबसे ज्यादा कार्स बेचती है, क्योंकि उनके रीच छोटे से लेकर बड़े शहरों तक है, जिस वजह से लोग मारुति सुजुकी को जानते हैं। और इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों तक जापानीज ऑटोमेकर का रीच है, यानी लगभग सभी देशों में जापानीज ब्रांड के शोरूम खुले हैं। यूज्ड कार खरीदने वाले ये देखकर हाई वैल्यू देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर हर जगह मौजूद होती है। इसी के साथ जापानीज ब्रांड्स का कस्टमर से रिलेशन भी काफी अच्छी होती है और रिलायबिलिटी की वजह से ट्रस्ट भी काफी ज्यादा है। अगर आपने ये चीज नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि जापानीज ऑटोमेकर अपनी कार में कोई ज्यादा अपडेट नहीं करते हैं या क्विक फेसलिफ्ट नहीं देते हैं। लगभग 5 से 6 साल बाद ही एक फेसलिफ्ट निकालते हैं और उसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं करते हैं, ताकि प्रीवियस मॉडल की कार अपनी वैल्यू लूज ना करें। बिकॉज ओल्ड और न्यू जनरेशन में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं और इंजन ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो इसीलिए पुरानी कार की रीसेल वैल्यू भी काफी हाई रहती है यूज्ड कार मार्केट में।
जैसे ही हम जानते हैं कि जैपनीज कार में कोई ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं आती है, बिकॉज उन्हें ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही जल्द ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से रिलायबिलिटी में इफ़ेक्ट करेगी। और क्योंकि कस्टमर ने उस फीचर के लिए भी प्राइस पे किया है, तो अगर कभी वह ख़राब होती है तो कस्टमर कंप्लेन ज़रूर करेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि रीसेल वैल्यू डाउन होगी। यही कारण है कि आप जैपनीज कार में ज़्यादा फीचर्स नहीं देखेंगे। इवन टोयोटा लैंड क्रूजर और लेक्सस एलएस में भी मैनुअल साइड सनसेट ऑफर करते हैं, लेकिन रीसेल वैल्यू उस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा हाई होती है और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम और क्वालिटी ज़्यादा होती है और रिलायबिलिटी का फैक्टर तो होती ही है। तो ये कुछ फैक्टर और रीजंस थे जिस वजह से जैपनीज कार्स की रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है किसी दूसरे देशों के ब्रांड्स की तुलना में। यानी अगर आप आज के टाइम पर 17 लाख रुपीस पे करके होंडा सिटी लेते हैं और अगले 10 साल बाद भी उसे बेचने जाएंगे या किसी को बेचेंगे तो आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने गाड़ी को कितनी मेंटेन करके रखे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।